कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की भी चर्चा हम लोग करेंगे जिसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बनाने का इरेगुलर वे है, कोई फिक्स्ड नियम नहीं है, लेकिन ऐसे भी एडजेक्टिव्स की संख्या है और उसकी जानकारी भी हमें रखना चाहिए। तो लेकिन ये तय है कि इरेगुलर वे है इसका, देयर इज नो फिक्स्ड वे कि ऐसे आप करें तो ये बन जाएगा, रादर इट्स अ केस ऑफ मेमोराइजेशन, आपको इसको याद रखना होगा। अब जैसे एक एडजेक्टिव है गुड, अब गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट। जैसे वेल का भी कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट। अब जैसे बैड का कंपैरेटिव होगा वर्स और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। और जैसे इल का भी कंपैरेटिव होगा वर्स एंड सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। अब जैसे मेनी का कंपैरेटिव होगा मोर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट। जैसे मच का भी कंपैरेटिव होता है मोर एंड सुपरलेटिव होगा मोस्ट। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कोई फिक्स नियम नहीं है, जैसे पहले के नियमों में बताया मैंने। अब हम लोगों को इरेगुलर वे से भी कैसे बनता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर इसी में क्रम में आगे आप देखिए, जैसे इन है तो इनर मोस्ट, अप है अपर कंपैरेटिव, अपर मोस्ट सुपरलेटिव। फिर जैसे आउट है तो आउटर कंपैरेटिव और आउटर मोस्ट सुपरलेटिव। जैसे फार है तो फार्दर है कंपैरेटिव एंड फारदेस्ट है सुपरलेटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ इरेगुलर वेज भी हैं जिनके माध्यम से, जिन तरीकों से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स का निर्माण होता है। और इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स या सुपरलेटिव्स पर एक आवश्यक चर्चा, जो मैं बेसिक चर्चा मानता हूँ, ये हो गई। और इन सारी सूचनाओं को आपको ध्यान में बराबर रखना है, उससे सेंटेंस बनाने में, लिखने में और बोलने में बहुत फायदे होने वाले हैं। अब कुछ चर्चाएं हम लोग यूसेस ऑफ एडजेक्टिव्स की भी करेंगे। जैसे एक इस्तेमाल में एडजेक्टिव का आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के फॉर्म में होगा सेंटेंस में। इसमें डेफिनेटली पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव्स होगा उसका इस्तेमाल होगा। जैसे ही इज एज टॉल एज यू, ही इज एज इनोसेंट एज मोहन, he is as responsible as him। अब ये जो सेंटेंसेस मैंने बनाया और आपके सामने रखा, इसमें हमने एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के फॉर्मेट में रखा। अब ये देखिए, इस फॉर्मेट में इसका विस्तार देखिए। he has been as smart as you, he was as smart as you, he had been as rich as you, he can be as great as you, he should be as great as you। तो कहने का मतलब ये है कि as प्लस एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव फॉर्म प्लस एज का इस्तेमाल हम खूब कर सकते हैं जब दो चीजों में तुलना नहीं, समानता दिखाना हो। एक स्ट्रक्चर हम लोग देखें जिसमें नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का फॉर्मेट होगा सेंटेंस का। जैसे ही इज नॉट एज स्मार्ट एज यू, ही इज नॉट एज intelligent as you, he is not as tall as you। अब ये फॉर्मेट हो गया not प्लस as प्लस adjective in the positive form
प्लस एज। और फिर एक दूसरा फॉर्मेट भी हम लोग देखें, इसमें नॉट के बाद एज नहीं, नॉट के बाद सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज नॉट सो टॉल एज यू, ही इज नॉट सो स्मार्ट एज यू, ही इज नॉट सो रिच एज यू। और फिर ये और भी टेंसेस में होगा, फिर मॉडल के साथ भी होगा। तो इस तरह से हम लोग एक तो किया एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, एक हो गया नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, फिर एक हो गया नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अब यहाँ एक बात समझ लेने की जरूरत है, जैसे ही इज एज टॉल एज ही, ये स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आता है, लेकिन ये पुराने व्याकरण के नियमों पर आधारित है। जब एज को कंजंक्शन माना जाता था तो वहां स्ट्रक्चर होता था ही इज एज टॉल, या ही इज एज इंटेलिजेंट, या ही इज एज स्मार्ट एज ही। तो जब वो एज को कंजंक्शन मानेंगे हम, तो उस कंजंक्शन के बाद जो प्रोनाउन देना है उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में देने की बाध्यता थी। तो पुराने व्याकरण में इसकी चर्चा है कि he is as tall as he, करेक्ट था वो। he is as smart as he is as intelligent as she। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हम एज के बाद रखते थे, क्यों? क्योंकि तब एज को कंजंक्शन माना जाता था। आज के मॉडर्न ग्रामर में एज को प्रीपोजिशन माना जाता है। तो जब ये प्रीपोजिशन माना जाएगा तब इसके बाद जो प्रोनाउन हम रखेंगे एज के बाद, वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो आज होगा कि मोहन इज एज स्मार्ट एज ही, नहीं him. Mohan is as intelligent as he. Mohan is as rich as he. तो ही जो मैं बता रहा हूं ये पुराने अंग्रेजी के नियमों पर आधारित था, जब एज को हम मानते थे क्या? कंजंक्शन। तो आज के जो मॉडर्न ग्रामर का जो कंसेप्ट है उसमें एज को माना जाता है प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन नहीं है। तो जब प्रीपोजिशन माना जाएगा तो ग्रामेटिकल सजेशन होगा कि नहीं, तब आप एज के बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में उसका इस्तेमाल न करें। जब भी करना हो तो उस करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही इस्तेमाल करें। जैसे मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज यू, एज हिम, एज हर। फिर मोहन इज एज स्मार्ट एज हिम, एज यू। जब भी रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे हम, तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें और एक सुझाव है कि एग्जामिनेशन में जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसी को सही मानते हुए अगर सेंटेंस आता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में, सेंटेंस उसका अगर एरर फाइंड आउट करना है तो ग्रामर का जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसी को ध्यान में रखते हुए आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड ग्रामर में जो चर्चाएं हैं, जब कंसेप्ट अलग था कि एज को कन्वेंशन माना जाता था, वो अब कंसेप्ट एक तरह से आउट फैशन हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। तो मॉडर्न कंसेप्ट को ही हम लोग फॉलो करेंगे। अब एक यूसेज में हम लोग देखें कि देन प्लस प्रोनाउन, अगर देन का प्रयोग सेंटेंस में हो रहा है और उसके बाद प्रोनाउन के लिए फिर दो विकल्प खड़ा हो जाएगा कि वो प्रोनाउन जो होगा वो हम क्या रखें, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखें या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखें। तो यहाँ भी एज वाला नियम ही होगा कि पुराने अंग्रेजी में, पुराने व्याकरण में देन को माना जाता था कंजंक्शन, तो उस समय देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इस्तेमाल में आता था। लेकिन आज के मॉडर्न ग्रामर में हमारा जो देन है उसको माना जाता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद
अब जब हम रखेंगे प्रोनाउन को तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे मोहन इज रिचर देन ही, ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार सही है। शी इज रिचर देन ही, ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार सही है। लेकिन आज के मॉडर्न कंसेप्ट में होगा कि ही इज रिचर देन हर और शी इज रिचर देन हिम। तो यहाँ भी हम सजेस्ट करेंगे कि जो मॉडर्न ग्रामर का कंसेप्ट है कि देन को आप माने प्रीपोजिशन और इसके बाद आपको अगर प्रोनाउन रखना है तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी रखें, सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल कभी न करें। आज हम लोगों की चर्चा के केंद्र में चैप्टर है एडवर्ब और ये एडवर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे जब इसको डिस्कस हम करेंगे तो इस डिस्कशन के दरमियान इसके बारे में एक बहुत ही नया कंसेप्ट उभरेगा और तब पता चलेगा कि कितनी गंभीरता से इस चैप्टर को लिया जाना चाहिए। इसको जैसे नेस्फील्ड साहब ने डिफाइन करते हुए एडवर्ब के बारे में बताया है कि एन एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब एंड और अ प्रीपोजिशन। मतलब कि सामान्यतः एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को और प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। लेकिन यह जो नेस्फील्ड साहब का जो मत है एडवर्ब के बारे में, ये संपूर्ण मत नहीं है। मॉडर्न ग्रामर में इस कंसेप्ट से आगे की बात की जाती है। उसके अनुसार कहा यह जाता है कि एडवर्ब न केवल वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, बल्कि यह कंजंक्शन की, नाउन की, प्रोनाउन की और कभी कभी तो पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट एडवर्ब का डोमेन बहुत विस्तृत हो गया। क्वालिफाई करने की इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस दृष्टिकोण से पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पावरफुल पार्ट इसको कहा जा सकता है। तो जैसे ही इसका डोमेन एक्सपेंडेड हुआ क्वालिफाई करने का, वैसे ही एक जवाबदेही छात्रों पर या सीखने वालों पर आ गई कि वो इस चैप्टर को, एडवर्ब को बहुत हल्के से न लें बल्कि काफ़ी गंभीरता से लें और डिफरेंट एस्पेक्ट में इसकी चर्चा हम करेंगे। सब चर्चा में आप हिस्सा लें और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इसकी पूर्णता में, इसकी इंटायरिटी में समझने की कोशिश करें।